नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। मध्य प्रदेश की कुछ संसदीय सीटों पर जैसे बात करें, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में मतदान होगा 26 अप्रैल को। चुनावी जनसभाएं चल रही हैं, रोड शो हो रहे हैं और जन समर्थन के लिए लोगों से मिला जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है अपने चुनावी दौरे पर हैं और उनके बेटे वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब जिन सीटों का जिक्र मैंने आपसे किया है, इस पे क्या स्थिति है और क्या हो सकता है, और प्रत्याशियों की और विपक्ष की, यानी कि पक्ष और विपक्ष, किसको कितना फायदा होगा, इसी में बातचीत करेंगे। और आज जिन लोगों ने नामांकन भरा है, जैसे अनिल का हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो नामांकन भरा है और जिसके लिए खुद एक प्रत्याशी के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे थे। तो आइए पहले सबसे पहले मोहन यादव की आपको बाइट सुनवाते हैं। क्या कह रहे हैं मोहन यादव आज? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी भारी बहुमत से जीतेंगे, पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और इस अवसर पर मेरे साथ मंत्री महेंद्र सिंह परमार जी, यहाँ के विधायक अरुण भीमावत जी, हमारे मुकेश चौधरी जी, मनोज चौधरी विधायक हाटी मिलिया और मधु गहलोत आगर विधायक, अनेक अनेक जिलाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति आभार भी, लेकिन जब तक आखिरी वोट नहीं डल गया तब तक हम सब करके मेहनत करेंगे। जनता का प्रेम आशीर्वाद खूब मिल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित लोकसभा तक। तो ये है मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। उन्होंने कहा है आज कि हम आखिरी वोट तक हम मेहनत करेंगे। तो ये स्थिति है इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर, और हमारे स्टेट हेड राजेंद्र जादौन हमसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या है सीटों पर स्थिति, चाहे खजुराहो हो, दमोह हो, टीकमगढ़ हो या सतना हो, रीवा हो, होशंगाबाद और बैतूल पर क्या स्थिति है, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है और किस दिन चुनाव प्रचार थम जाएगा, ये हम देखेंगे। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है, तो आज 23 तारीख है और कल 24 है। 24 तारीख में चुनाव में किस किस की रैलियां होने वाली हैं, कहां पर क्या क्या होने वाला है, इसी पे पूरा चर्चा करेंगे। राजेंद्र, जो सीटें हैं टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो की जो सीट है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। तो क्या स्थिति है और किस किस की कल जनसभाएं हैं और रैलियां हैं इन सीटों को लेकर? जी, तो ये राजेंद्र, कल टीकमगढ़ और दमोह, खजुराहो और सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल के लिए किस किस की जनसभाएं हैं? क्योंकि कल शाम के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा इन सीटों के लिए। जी जी। तो कल किस किस की जनसभाएं होने वाली हैं और रैलियां होने वाली हैं? सर, सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, मुझे ठीक से सुनाई नहीं आया है। 26 अप्रैल को मतदान होना है टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल की सीटों पर। 24 अप्रैल कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा इन सीटों को लेकर और 26 अप्रैल को मतदान होना है। तो इन सीटों पर कल किस किस की जो है जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, रोड शो हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 26 अप्रैल को क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें खजुराहो है, दमोह है, रीवा है, सतना है, होशंगाबाद है, तो जिन 6 जगहों पर चुनाव होना है, यहाँ लगातार रैलियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव, बी डी शर्मा,
काफी लोग लगे हुए हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व पहले खजुराहो में जो है अपनी सभाएं कर चुका है, जिसमें जो है अमित शाह भी अपनी एक सभा कर चुके हैं खजुराहो वाले पेज पर, वहीं मोदी जी भी एक सभा जबलपुर पेज पर कर चुके हैं। तो अब जो आने वाले समय की रैलियों की बात की जाए तो लगातार अब क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, नामांकन दाखिल करना है, रैलियां करनी है। आज मुख्यमंत्री जो है शाजापुर जिले में थे, उज्जैन लोकसभा के लिए शाजापुर जिले में उन्होंने अपनी सभा की। तो सभाओं का दौर जो है लगातार जारी है और लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नेतृत्व जो है लगातार जो है अपनी सभाएं लगातार कर रहा है। इसमें हालांकि मोदी जी की एक सभा अभी होनी है, दूसरे चरण के मतदान के लिए होनी है। दूसरे चरण के मतदान क्योंकि 26 को है, तो एक सभा जो है वो मोदी जी की परसों होनी है। उसके बाद जो है सभा जो है एक अमित शाह की भी होनी है। तो लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कब्जा करने के लिए लगातार काबिज होने के लिए या कब्जा करने के लिए हम जो भी कहें लगातार जमा हुआ है। इधर कमलनाथ जी जो है बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कमलनाथ अब उन सीटों पर, क्योंकि अपने बेटे की सीट पे उन्होंने मतदान करवा दिया है, अब उनको ये भरोसा हो गया मतदान का प्रतिशत देखकर कि वो जीत रहे हैं। तो वो लगातार अब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनके साथ खड़े होकर लगातार बने हुए हैं। अभी उन्होंने हाल ही में 2 दिन पहले जो है बैतूल में एक सभा का आयोजन किया। वहां पर जो है कांग्रेस की जो पुराने कांग्रेस में जो रूठ गए थे उनको मनाने की भी कोशिश की गई, उस सभा में वो रहे। तो इसमें पीछे जीतू पटवारी भी नहीं है, जीतू पटवारी भी लगातार जो है वो अपनी सभाएं कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जो है वार और आरोप और प्रत्यारोप का दौर क्योंकि चुनाव में जारी होता है वो लगातार जारी है। तो यही आरोप प्रत्यारोप में सबसे ज्यादा एग्रेसिव कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो दोनों पार्टियां जो है आरोप प्रत्यारोप में पीछे नहीं है। और हालांकि कांग्रेस क्योंकि एक पुरानी पार्टी है, कांग्रेस शब्दावली को समझती है और कांग्रेस जो है उस शब्दावली के हिसाब से ही जो है लगातार जो है आक्रामक है। लेकिन भाजपा में उस शब्दावली की बात नहीं की जा सकती। जो है शब्दावली में लगातार जो है धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगने की परंपरा जो शुरू से रही है वो बीजेपी में जारी है। और दोनों पार्टियां एक दूसरे को आक्रामक तरीके से वार कर रही है, शब्दों का वार कर रही है। शब्दावलियों का ऐसा उपयोग किया जा रहा है इस चुनाव में कि जो है आम आदमी अगर उनको सुनने की कोशिश करेगा तो उसे भी लगेगा कि ये राजनीति शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। जी, लेकिन लोग फिर भी सुन रहे हैं, लोग फिर भी सुन रहे हैं, जनसभाओं में सुन रहे होंगे और लोकल लेवल पे हो सकता है उन शब्दों को आप जो है टीवी चैनल पर बैठ के ना कह सकें, लेकिन लोग तो सुन रहे होंगे। जब नेता कह रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात भी आ जाएगी जिसको फिर उसका वीडियो वायरल हो जाएगा और वो चर्चा का विषय बन जाएगा। यदि हम बात करें खजुराहो सीट की तो खजुराहो सीट सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ से क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और प्रतिद्वंदी जो हैं वो क्या चैलेंज कर रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहते हुए घूम रहे हैं सबसे ज्यादा वो लोगों से? देखिए, खजुराहो की अगर बात की जाए तो खजुराहो एक टूरिज्म स्पॉट है, वर्ल्ड फेमस स्पॉट है, टूरिज्म के मामले में सबसे आगे है। खजुराहो की जो प्रतिमाएं हैं उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से, विदेशों से लोग जो है वहाँ आते हैं, है ना। तो इसलिए जो है क्योंकि छतरपुर जिले में खजुराहो आता है, खजुराहो एक तहसील पैलेस छतरपुर जिले का माना जाता है। खजुराहो जिला नहीं है, वो सिर्फ एक लोकसभा सीट के रूप में जो है काफी विख्यात है, अपने मंदिरों की वजह से विख्यात है। लेकिन जब आप खजुराहो का विकास देखेंगे या खजुराहो की बात करेंगे तो खजुराहो की जो भू स्थिति को आप देखेंगे तो विकास के नाम पर खजुराहो जीरो है। जितना विकास खजुराहो में होना चाहिए था, क्योंकि बुंदेलखंड का पेच है, बुंदेलखंड के पेच पे लगा हुआ। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या रही है जल ही जीवन जो मिशन मोदी जी चला रहे हैं। जीवन तो है लेकिन जल यहाँ आज तक नहीं आया, जो सबसे बड़ी समस्या रही है। यहाँ का किसान पानी से परेशान है, गर्मी का मौसम है। अभी आप जब ये चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं
तो जब जैसे जैसे चुनाव भी आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गर्मी भी आगे बढ़ेगी। और जब ये खबरें चैनलों पे जब पानी की समस्याओं की जब शुरू होंगी, लगातार जब चलेंगी कि कुएं बावली सूख गए हैं, छतरपुर में पानी नहीं है, बुंदेलखंड प्यासा तरस रहा है, बुंदेलखंड की कोई नहीं सुन रहा है, तब आप इन चीजों को देखेंगे कि बुंदेलखंड वाकई प्यासा है। बुंदेलखंड किस चीज का प्यासा है बुंदेलखंड को खुद नहीं मालूम है, बुंदेलखंड के लोगों को नहीं मालूम है, उनके नेताओं को नहीं मालूम है कि यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बात करते हैं घर घर नल जल योजना की। अरे नल जल योजना में जो आप मोदी सरकार ने जो नल जल योजना शुरू की, पाइपलाइन बिछा दी है, नल लाइन घर तक छोड़ दी है, लेकिन उन नलों में टोटी नहीं है, नलों में पानी नहीं है। तो जिस तरीके से समस्या जो पूरे बुंदेलखंड की रही है, या बीडी शर्मा की अगर हम बात करें, क्योंकि खजुराहो से बीडी शर्मा भाजपा के सांसद रहे 5 सालों में, कभी आप बीडी शर्मा से पूछिए कि उन्होंने क्या विकास किया, भागते नजर आएंगे अपने विकास पर। और उसी जनता को फिर 5 साल बाद जो है लोग ने वादे करके फिर जो है मोदी योजना के तहत घेरा जा रहा है, क्योंकि इस बार मोदी जी की गारंटी है। तो जनता जो है कहीं ना कहीं सिर्फ वोट अगर भाजपा को दे रही है तो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर दे रही है। अगर आप विकास की बात करेंगे तो विकास में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, सड़कें बनाई गई हैं, और सड़कों के नाम पर, बड़े बड़े भवनों के नाम पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नाम पर कितना भ्रष्टाचार है ये किसी से छुपा नहीं है। कि मध्य प्रदेश में शिवराज 18 साल काबिज रहे, उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया, व्यापम घोटाले जैसा भ्रष्टाचार हुआ, पीडब्ल्यूडी भ्रष्टाचार हुआ, पटवारी भर्ती घोटाले हुए, पुलिस भर्ती घोटाले हुए। तो ये घोटालों की लिस्ट भी भाजपा की कम नहीं है। जी, जैसे हम बात करते हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, या फिर अन्य मुद्दों की, जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है और पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, और आने वाले कुछ सालों के अंदर पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में पूरे देश में दिखाई देगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। खास तौर से यदि हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जल स्तर काफ़ी नीचे है, और कुछ बेंगलोर में भी काफ़ी बुरी स्थिति है पानी को लेकर। तो पानी की जो स्थिति है और उसको लेकर सरकार कितनी संजीदा है, वो चुनावी भाषणों से या चुनाव के अंदर कहे जाने वाली बातों से समझ में आता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से अपनी बातें रखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनमानस भी कैसे जा रहा है अपने प्रतिनिधि के पास में या अपने प्रत्याशी के पास में, जब वो वोट मांगने आता है तो उससे क्या कहता है वो। तो चुनाव में हर तरीके के ठेकेदार हैं और वो ठेकेदार सारी बातें कर लेते हैं। जो ठेकेदारी प्रथा जो है अभी तक खत्म नहीं हुई है, यही फैसला कर लेंगे साहब, यही बता देंगे साहब, जैसे अब उसकी वजह से ये स्थिति है। तो हम जो समझना चाह रहे हैं आपसे, यदि ये, तो क्या हिंदुत्व, राम मंदिर और सनातन धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, जल, इन सबसे ऊपर, मतलब ये लोगों के लिए इतने मायने नहीं रखते जीवन के लिए जितना कि ये मुद्दे मायने रखते हैं। ये एक बात समझ में आती है क्या, इसकी क्या वजह आपको समझ में आती है अपने आपकी पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर? इस चुनाव के अंदर कम से कम इसी को समझे थोड़ा सा हम। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जल स्तर क्यों कम नीचे जा रहा है। क्या पार्टियों को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। अभी दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का चुनाव होना है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, और उसके बाद उससे बड़ा मुद्दा पर्यावरण, जिसके कारण जल स्तर नीचे जा रहा, जिसके कारण बुंदेलखंड आज प्यासा है। अगर आप पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे और आप इन सारी पार्टियों के घोषणा पत्र को जब आप चेक करेंगे तो सारी घोषणाओं के अंतिम में कहीं एक लाइन में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखा होगा कि, और वो भी बहुत शॉर्ट में, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पार्टी इतना फंड, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी ने तो सबसे अंतिम पेज पर लिखा, सबसे अंतिम पेज पर उनके पूरे घोषणा पत्र में पर्यावरण के बारे में आपको सबसे अंतिम पेज पर अंतिम लाइन में पर्यावरण मिलेगा जी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 16वें नंबर पेज पे इसको जो है प्रमुखता से लिया है। सपा और बसपा की बात करें
अन्य गठबंधन की बात करें तो उन्होंने, क्योंकि 2-3 गठबंधनों ने तो इसको पर्यावरण को जो है महत्वता नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है। लेकिन अन्य पार्टियों, जेडीयू की बात करें, सपा की बात करें, तो पर्यावरण सबसे अंतिम लाइन में। जबकि पर्यावरण, क्योंकि आदमी को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, स्वस्थ हवा की सबसे ज्यादा जरूरत है। कोरोना जैसी बीमारी के लिए जब पूरा भारत जूझ रहा था, लोग मर रहे थे, तब जिन लोगों को इस बीमारी ने बचाया वो पर्यावरण ही था। जो जंगल और जमीन के करीब रहते थे वो लोग बचे हुए हैं, जो शहरों में रहते थे वो तो मारे गए, रेमडेसिविर इंजेक्शन से मारे गए, अस्पतालों की गलती से मारे गए। क्योंकि जब तक आपका पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तब तक आप सुरक्षित नहीं है। आपको आपकी बॉडी में जो पंच तत्वों से बनी हुई है बॉडी है, बॉडी के अंदर आपको पूरे पंच तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें जल सबसे महत्वपूर्ण होता है, दूसरा भोजन। तो जब पानी नहीं होगा तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो पर्यावरण आपको गायब मिलेगा जी। तो ये एक अपने आप में चिंता की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि हम इसको देखें, चलिए खैर, क्या इसमें एक सवाल यह भी उठता है, क्या लोगों ने यह मान लिया है कि ये सिस्टम या फिर ये मुद्दे ऐसे ही चलते रहेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये सब ऐसे ही रहेगा, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, इसका कोई हल, स्थायी हल निकलने वाला है नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। इसलिए दूसरे मुद्दों की बात करते हैं, और दूसरे मुद्दों में जैसे कि हम राम मंदिर या सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जैसे ओवैसी साहब जो है ले आए आपके लिए बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला ले आए, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया। वो भी कहते हैं कि साहब जब बीजेपी राम मंदिर का जिक्र कर सकती है अपने चुनावी भाषणों में, तो हम बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं करेंगे। यानी कि पोलराइजेशन शुरू हो गया। तो धर्म को लेकर ये सब कुछ शुरू हो गया। क्या एक शिक्षित और सभ्य समाज के लिए धर्म के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है? तो ये एक सोचने वाली बात है कि लोगों के लिए कितना उन्होंने उन मुद्दों के बारे में बात करना ही छोड़ दिया लोगों ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के बारे में। ऐसा मान सकते हैं हम? देखिए, शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा का जो भारत में जो स्तर है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, हमारे दादा परदादाओं ने भी देखा शिक्षा का स्तर। बात शिक्षा की है तो अगर शिक्षा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शिक्षा का जो स्तर है, कांग्रेस ने एक शुरुआत की साक्षरता मिशन। उन्होंने साक्षरता मिशन गांव-गांव तक लोगों को शिक्षित करने की कोशिश की। एनजीओ के माध्यम से उन्होंने नाइट क्लब स्कूल खोले, उन्होंने जो अनपढ़ लोग थे उनको सिग्नेचर करना सिखाया, एबीसीडी सिखाई और साक्षरता सिखाई। अगर हम इसी साक्षरता की बात को और थोड़ा सा आगे चलकर देखेंगे तो कांग्रेस जिस 70 सालों की भाजपा बात करती थी, कांग्रेस ने क्या किया, सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस ने क्या किया। और भाजपा ये कहती है कि उन्होंने आईआईटी खोले, एमआईटी खोले, है ना। तो जब आप ये एमआईटी और आईआईटी देखने जाएंगे तो वहाँ जमीन के सपाट जमीन के अलावा जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब आप कांग्रेस के विकास की बात करते हैं तो मौलाना एमएससीटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, बरकतुल्ला जैसे यूनिवर्सिटीज, उसके बाद आप रुड़की जैसी यूनिवर्सिटीज जहां से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं। तो जब आप देखेंगे तो, और जहां से ये जो भाजपा नेता जो बात करते हैं कि क्या किया कांग्रेस ने, तो ये भी शायद उस कांग्रेस के बनाए हुए ही स्कूल जिसे अब हम दड़वा कह सकते हैं, क्योंकि अब वो स्कूल तो रहे नहीं, अब वो दड़वा ही रह गया है। क्योंकि भाजपा ने इन 10 सालों में जिस तरीके से प्राइवेटीकरण किया है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है शिक्षा के व्यापार से जोड़ रखा है, वो आप जब देखेंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि शिक्षा जो है भाजपा काल में जो है व्यापार बन गई है। तो शिक्षा की अगर बात हम करते हैं तो शिक्षा के नाम पर जो है भारत अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और भारत को बहुत जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर पूरे भारत का आकलन करूं तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शिक्षा के नाम पर पिछड़े हुए हैं। अब आप एक आकलन मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश को आजाद हुए जो है काफी समय हो गया है,
मध्य प्रदेश का हिस्सा पहले छत्तीसगढ़ हुआ करता था, छत्तीसगढ़ राज्य 2002 में अलग हुआ। और ये लोकसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले चरण का चुनाव जो है अभी 19 तारीख को पहले चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का एक इलाका ऐसा है जो दंतेवाड़ा और बस्तर के क्षेत्र में आता है, जहां लोकतंत्र में पहली बार वोट डले हैं। तो आप शिक्षा का स्तर यहीं से पता लगा सकते हैं कि लोकतंत्र में इतने सालों बाद, देश की आजादी के इतने सालों बाद पहली बार उस क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार लोगों को मिला है। ये एक सोचने वाली बात है। आजादी के इतने सालों बाद, लगभग 75 साल बाद, जब हम अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब जाकर ऐसी जगह पर वोट पड़ा है, यानी कि लोकतंत्र वहां बहाल हुआ है। यानी इतने साल लग गए लोकतंत्र को वहां पर स्थापित होने में या बहाल होने में। तो यदि चलिए खैर ये स्थिति है, अब जनता का मूड है, जनता जिन मुद्दों पर वोट डालना चाहती है उन्हीं मुद्दों को पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं, या फिर एक माइंडसेट कर देती हैं कि आपको इन्हीं मुद्दों पर बात करनी है या इन्हीं मुद्दों पे हम आपको वोट देना है। और बड़ी हैरानी की बात है, जब यही जनता अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढती है या बातचीत करना चाहती है, जो उनके लिए लंबी लंबी लाइनों में लगती है और वोट डालकर उनको चुनकर भेजती है, वही जब उनको नहीं मिलते हैं या उनसे बात नहीं करते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तब शायद ये लोग सोचते होंगे कि आखिरकार हमने क्या चुना। खैर, बैतूल सीट की यदि बात करें, यह भी काफी एक इंटरेस्टिंग सीट है और महत्वपूर्ण सीट है, बैतूल सीट। तो यहां पर क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए, बैतूल आदिवासियों का इलाका है, क्योंकि बैतूल छिंदवाड़ा ऐसे पेज से लगा हुआ माना जाता है। और जो है, क्योंकि इस पूरे पेज में कमलनाथ की अपनी एक शाख काम करती है। जिस तरीके से एक बरगद का जो पेड़ होता है उसकी शाखें काफी दूर तक फैली होती है, उसी तरह कमलनाथ की शाखें बैतूल तक फैली हुई है। बैतूल का एक बड़ा इलाका छिंदवाड़ा क्षेत्र से लगा हुआ है और वहां कमलनाथ ने जो है, जब वो पहली बार सांसद बने थे, तब उन्होंने काफी काम करना धीरे धीरे शुरू किया था और बैतूल को छिंदवाड़ा से जोड़ने की काफी कोशिश की गई थी और उन्होंने जोड़ा भी। और आज जो अगर बैतूल की बात की जाए तो बैतूल का विकास देख रहे हैं। बैतूल दरअसल एक ऐसा एरिया है और बैतूल सबसे बड़ी चीज है कि बैतूल भरी गर्मी में जब आप 45 डिग्री तक भी अगर टेम्परेचर जाता है तो बैतूल का जो एटमॉस्फेयर होता है वो 27-26 ही रहता है जी। और बैतूल में कुकरू करके एक जगह है, कुकरू खामला उसको कहते हैं जी। चलिए, आपका लाइट का प्रॉब्लम हो गया है। फिलहाल आप बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूं आपको राजेंद्र। जी 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 जी। तो जो बैतूल की अगर हम बात करें तो बैतूल जो है सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। बैतूल काफी जो है आदिवासी इलाका है, दूर दूर तक जो है लोग वहाँ। हाल ही में भाजपा सरकार ने जो है पावर प्लांट लगा रखा है। पावर प्लांट के जो है बिजली के जो बड़े बड़े पंखे होते हैं जिनसे बनाया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। जबकि ये जो पूरा इलाका जब आप देखेंगे बैतूल, तो ये एक कॉफी बागान के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी गई है। और पूरे जो देश भर में जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो कॉफी बागान जब अंग्रेजी शासन में यहाँ लगाया गया था, वो बागान भी पूरा का पूरा उजाड़ हो चुका है। 55 हेक्टेयर का जो कॉफी बागान था वो अब 18 हेक्टेयर में बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकास की जो बात करने वाली भाजपा है, वो इस विकास को भी अभी 10 सालों में हाथ तक नहीं रख पाई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस कॉफी बागान को सुरक्षित करने के लिए काफी प्रयास किए थे, पर क्योंकि आदिवासी एरिया है तो वो जो है उस कॉफी के फलों की महत्वता को नहीं समझ पाए। लेकिन अगर उसी जो बैतूल का जो एक पेज जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगता है, तो महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो वहीं पड़ोस में जो कुकरू खामला से लगा हुआ चिकलधारा एक जगह है। चिकलधारा में आप देखेंगे तो पूरे कॉफी बागानी आपको मिलेंगे। वहां के आदिवासी जो है चिकलधारा के आज कॉफियां उगा रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन वो विकास मध्य प्रदेश में आपको नहीं दिखेगा। विकास की जब बात होती है, विकास की बात की जाती है, सड़कों की बात की जाती है, नालियों की बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, तो आप बैतूल एक बार जरूर जो है मोदी जी को दौरा करना चाहिए। मोदी जी को जरूर बैतूल जाना चाहिए इस बात के लिए कि उनका विकास उनको ताकि देखने को मिले कि उन्होंने कितना विकास किया है। जी,
नहीं, बिल्कुल सही बात है। शायद इसीलिए 2047 तक का एक विकसित भारत का टारगेट है, यानी कि 23 साल और 23 साल बाद जो है भारत जो है विकसित भारत बन पाएगा। अभी भी हम जो है एक विकासशील में है, हम डेवलप कर रहे हैं। 10 साल हो चुके हैं और 23 साल और मांगे जा रहे हैं 2024 से देखा जाए तो, यानी 33 साल के अंदर ये भारत जो है विकसित भारत बीजेपी बनाने की बात कर रही है एक तरीके से। फिलहाल राजेंद्र, 26 अप्रैल को जो है सेकंड फेज के मतदान होंगे और कल जितनी भी चुनावी जनसभाएं होंगी, रोड शो होंगे, रैलीज होंगी, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपके साथ में, आपके सभी रिपोर्टर्स के साथ में हम पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को देंगे कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और 26 तारीख को हम सुबह से ही लाइव अपडेट आपके साथ देंगे अपने दर्शकों को कि आखिरकार मध्य प्रदेश की इन सीटों पर जनता ने किस तरीके से मतदान किया है और किस तरह के डेवलपमेंट की बात जो है आज इस सीटों की जनता कर रही है, या इसको क्या चाहिए, जिसका रिजल्ट जब तक आखिरी वोट नहीं डालेगा तब तक हम। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।